जय हिंद दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी का ज़्यादा समय न लेते हुए रुख करते हैं आज की ताज़ा खबर की तरफ और इस खबर का पूरा जो कि अभी अपडेट आई है उसका पूरा विश्लेषण कर लेते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, क्योंकि एक लाइक ही तो हमारी मेहनत का फल होता है। दोस्तों, EPF ने एक बड़ी खबर जारी की है। जो आपकी सैलरी की लिमिट है वो 15,000 से बढ़ाकर 21,000 होने के लिए सरकार विचार कर रही है। कर्मचारियों की सैलरी लिमिट बढ़ सकती है। दरअसल एक उच्च स्तरीय समिति ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO के तहत सैलरी लिमिट को बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। अगर ये बढ़ोतरी होती है तो लगभग 7.5 अतिरिक्त कर्मचारियों को भी फायदा होगा। और वो फायदा क्या होगा, आइए जान लेते हैं। कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर तो है ही दोस्तों। एक उच्च स्तरीय समिति ने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि EPFO के तहत सैलरी की लिमिट बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। समिति ने कहा है कि सैलरी लिमिट को मौजूदा 15,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये कर दिया जाएगा प्रति माह। वो भी समिति का कहना है कि सरकार इस पर विचार कर रही है और इसे बैंक डेट से लागू किया जा सकता है। किसे और कितना फायदा मिलेगा? अगर ये प्रस्ताव लागू होता है तो लगभग 7.5 लाख अतिरिक्त श्रमिकों को फायदा होगा, क्योंकि उन्हें भी इस योजना के दायरे में शामिल किया जाएगा और वेतन में वृद्धि के लिए समायोजित करेगा। जैसा कि 2014 में अंतिम संशोधन किया गया था। इकोनॉमिक्स टाइम्स की रिपोर्ट्स के अनुसार एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया था कि EPFO के न्यासी के केंद्रीय बोर्ड द्वारा इस सुझाव को स्वीकार कर लिया गया है और यह उन नियोक्ता को भी राहत देगा जो किसी भी अतिरिक्त वित्तीय बोझ को तुरंत उठाने के लिए अनिच्छुक हैं। मतलब वो अभी पर्याप्त नहीं है कि वो उस बोझ को उठा सके। सरकारी खजाने को भी राहत मिलेगी। दरअसल नियोक्ता ने कोरोना महामारी के प्रकोप के कारण बिगड़े बजट का हवाला देते हुए इस बढ़ोतरी की मांग की थी। अगर प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है तो सरकारी खजाने को राहत मिलेगी, क्योंकि केंद्र सरकार वर्तमान में EPFO की कर्मचारी पेंशन योजना के लिए हर साल लगभग 6,750 करोड़ रुपए का भुगतान करती है। आपको बता दें कि सरकार इस योजना के लिए EPFO ग्राहक के कुल मूल वेतन 1.16% योगदान करती है। EPFO के न्यायाधीश के केंद्रीय बोर्ड में शामिल कोई रघुनाथन ने कहा था कि EPFO के भीतर एक आम सहमति है कि EPFO और ESIC के तहत दोनों के सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए समान मानदंडों का पालन किया जाएगा। दोनों योजनाओं के तहत मानदंडों के अंतर के कारण श्रमिकों को अपनी सामाजिक सुरक्षा के लाभों से वंचित रहना चाहिए। अभी क्या है EPS को लेकर नियम? जब हम नौकरी करने लगते हैं तो EPF के जो सदस्य हैं उसके बन जाते हैं, तो उसी समय हम EPS के सदस्य बन जाते हैं और कर्मचारी अपनी सैलरी का 12% हिस्सा EPF में देता है। इतनी ही रकम उसकी कंपनी की ओर से भी दी जाती है, लेकिन इसमें एक हिस्सा 8.33% EPS में जाता था। जैसा कि हमने ऊपर बताया है कि अभी पेंशन योग्य वेतन अधिकतम 15,000 रुपये ही है। मतलब हर महीने पेंशन का हिस्सा लगभग 15,000 का 8.33% यानी कि 1,250 रुपये होता है। जब कर्मचारी रिटायर होता है तो पेंशन की गणना के लिए अधिकतम वेतन 15,000 रुपये ही माना जाता है। इस हिसाब से एक कर्मचारी EPS के तहत अधिकतम पेंशन 7500 रुपये ही पा सकता है। ऐसी होती है पेंशन की कुल कैलकुलेशन। एक बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अगर आपके EPS में योगदान 1 सितंबर 2014 से पहले शुरू किया गया था तो आपके लिए पेंशन योगदान के लिए मंथली सैलरी अधिकतम 6500 रुपये होगी। 1 सितंबर 2014 के बाद में अगर किया गया है तो आप जो EPS के जुड़े हैं तो आपकी अधिकतम सैलरी की सीमा 15,000 रुपये होगी। तो दोस्तों, 2014 से पहले लागू किए गए हैं उनके लिए जो सैलरी है यानी कि पेंशन वो कम बनती है और उसके 2014 के बाद में वालों को पेंशन ज़्यादा मिलती है। तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा कि आपको यह न्यूज़ कैसी लगी। आपको नहीं लगता कि 2014 से पहले लागू होने के वालों के साथ में यह गलत हो रहा है? तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।